नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और अपने देश के प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर इसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर समझकर अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत सदैव और हमेशा अदब के साथ आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। ये एपिसोड मूलतः हमारे वो भोले भाले मासूम और निर्मल हृदय वाले हमारे किसान भारतीय भाई बहनों से है जो इस आंदोलन के दलदल में फंसे हुए हैं। तो उन्हीं को यह समर्पित है। इसके पहले भी भारतीय अवाम ताकत दल ने इसके विषय में खुलासा किया था कि ये किसान आंदोलन सिर्फ किसान आंदोलन का मुखौटा भर रह गया है। ये भारत विरोधी जो ताकतें हैं, खास करके जो भारत के अंदर हैं, जो राजनीतिक दलों के वेश में हैं, जैसे GNPC गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, जिसे कि आप सभी लोग भूल से या भ्रमवश या गलतीवश जो है इसको कांग्रेस कहते हैं। ये कांग्रेस नहीं है। तो GNPC और वाम दलों के साथ जो है, जो उनके और भी समर्थक जो छोटी छोटी समूह हैं, जैसे अर्बन नक्सल और खालिस्तानी आतंकवादियों के ये गिरफ्त और जकड़ और पकड़ में है। भारतीय अवाम ताकत दल ने तब भी निवेदन किया था कि हमारे भोले भाले मासूम किसान भारतीय भाई बहन इस आंदोलन से अलग हो जाएं और सुरक्षित अपने अपने घरों में जाएं और इस कड़ाके की ठंड में से बचें वो और उनकी साजिश का मोहरा बनने से भी बचें। ये भारत विरोधी ताकतें भारत को अंदर से कमज़ोर करना चाहती हैं, भारत को अंदर से अस्थिर करना चाहती हैं, भारत के आर्थिक प्रगति को रोकना चाहती हैं और एक अशांत जो है फैलाना चाहती हैं। अब देखिए 34-35 दिन हो गए, हमारे दिल्ली के लोग जो दिल्ली में और दिल्ली के आसपास आप सभी ने सुना होगा कि छोटे छोटे किसान जो अपनी सब्जी ला करके दिल्ली या दिल्ली के मंडियों में बेचते थे, उनकी सब्जियां सड़ रही हैं। तो वो छोटे छोटे किसान बहुत ही संकट में आ गए हैं, बहुत दिक्कत में आ गए हैं इस आंदोलन के चलते। और ये वाम दल जो मुखौटा पहने रहते हैं गरीबों का, सबसे अधिक जो है ये गरीब विरोधी भी हैं और उनकी गरीब विरोधी जो सारी करतूतें हैं। और इनको न वामपंथियों को न गरीब से मतलब है, न किसान से मतलब है। इनको मतलब है कि चीन की फंडिंग पर
चीन के इशारे पर भारत को कैसे कमज़ोर करना है, भारत की आर्थिक प्रगति को कैसे रोकना है, ये इनके मंसूबे हैं। और उसी मंसूबे में ये जेएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कागज भी साथ में वही काम कर रही है। इसलिए कि इसने एक जब यूपीए की जो सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, तो इस जेएनपीसी की ओर से वो राहुल और चीन की ओर से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने एक समझौता किया था। और इस जेएनपीसी ने उस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से रिश्वत लिया था राजीव गांधी फाउंडेशन के जरिए। तो ये दोनों मिलकर के ये भारत विरोधी इनकी गतिविधि चल रही है, यानी भारत को अशांत रखना, अस्थिर रखना, बवाल पैदा करना, हिंसा फैलाना, भारत की आर्थिक प्रगति को रोकना, ये इनके मंसूबे हैं। चीन के इशारे पर, चीन के पैसे पर, चीन के फंडिंग पर। तो भारतीय जनता दल अपने मासूम और भोले भाले के किसान भारतीय भाई बहनों से यही विनती करता है कि आप इनकी जाल से, आप इनकी साजिश से अपने को अलग कर लें, सुरक्षित हो जाए, सुरक्षित होकर वो घरों पर पहुँचे। और जहाँ तक ये सरकार का सवाल है, बीजेपी का सवाल है, श्री मोदी जी और उनकी सरकार का सवाल है, ये तो बहुत निकम्मी सरकार है। आप लोगों ने देखा होगा कि शहीन बाग का ऐसा ही मसला था। सीए जो कानून था, वह कुछ ऐसे लोगों को नागरिकता देने का था, लेकिन इन्हीं सबों ने, यही जेएनपीसी के सोनिया और राहुल और प्रियंका ने हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को भड़काया। और फिर इनकी जो भुजाएं हैं, पीएफआई, सिमी और एसडीपीआई के लोगों ने, और फिर यही वामपंथियों ने हमारे इस्लाम आस्था भारतीय भाई बहनों की माताओं और बहनों को सिखा के, पढ़ा के, उनके दिमाग में भारत विरोधी जहर भर करके शहीन बाग में बिठा दिया। और फिर कोई पूछने तक नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता, एक भी पदाधिकारी, एक भी नेता उन इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के माताओं और बहनों से मिलने तक नहीं गया। सरकार का भी यानी कोई नुमाइंदा जो है वो मिलने तक नहीं गया। बल्कि सर्वोच्च न्यायालय में जब ये केस गया था तो उनके वकील आए थे, लेकिन सरकार का मोदी सरकार का एक भी आदमी नहीं गया, बीजेपी का एक भी कार्यकर्ता, पदाधिकारी या नेता नहीं गया। बल्कि ये और इनका पाखंड तो देखिए, ये समझते हैं कि ये इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के लोग जो है, इनसे ये बीजेपी वालों का कोई सरोकार नहीं है, कोई मतलब नहीं है, और इनको अलग थलग रखने की इनकी मंशा रहती है। तो कोई मिलने तक नहीं गया, बल्कि दूर से ही करंट लगाने की बात करते थे। और जिन्होंने भड़काया और जिन्होंने देश के खिलाफ इन्हीं मासूम माताओं और बहनों के कंधों पर रख कर के बंदूक चला रहे थे, और उनके दिलो दिमाग पर जो है भारत विरोधी जहर भरे हुए थे, और उनसे कहलवा रहे थे कि ये मोदी पूरा देश को खा गया, सारा मांस खा गया, बस हड्डी बची हुई है। छोटे छोटे बच्चे भी कह रहे थे कि मैं मोदी को मारूंगी, मैं मोदी को मारूंगी। इस तरह का जहर जो है वो भरा गया था, लेकिन बीजेपी की ओर से एक भी आदमी वहां के नहीं गया। और जो लोग इन माताओं और बहनों का इस्तेमाल कर रहे थे, उनके कंधे पर बंदूक चला रहे थे भारत विरोधी, वो भी उनको पूछने तक नहीं आया। और मामला यहाँ तक आ गया कि किसी बीच में, और अच्छा वो मामला जो है वो कई महीनों तक खींचा। दिल्ली के लोगों की जो परेशानी, और ख़ास करके जो हमारे गरीब किस्म के हैं, जिनकी आमदनी वो
रोजमर्रा की दैनिक मजदूरी पर निर्भर होती है और जिनका परिवार जो है उसी पर आश्रित होता है, ऐसे लोगों को बहुत तकलीफ हो गई। वो घूम घूम करके उनको जाना पड़ता था। स्कूली बच्चे और उनके अभिभावक, उनको भी यानी कितनी परेशानी हुई, यानी महीनों परेशानी हुई। लेकिन इस सरकार पर, इस निकम्मी सरकार पर जरा भी जू नहीं रहेगा। ना तो उनसे मिलने गया और ना तो उनको समझाने गया। उनको अलग थलग मान करके वो करंट लगाने की बात करता था। ये निकम्मी सरकार है, ये मोदी की ये निकम्मी सरकार है। तो इससे कोई उम्मीद मत करिए। ऐसे मौक़ों पर ये कितनी अवाम विरोधी, जन विरोधी ये रास्ता अख्तियार करती है, उसका सारांश जरा समझ लीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और श्री मोदी जी और उनकी सरकार के मंशा का लबे-लबाब ये है, सारांश ये है कि इनके झूठे राष्ट्रवाद और इनके छल कपट वाला जो है वो नारा सबका साथ सबका विश्वास के द्वारा जनता इनको वोट दे, इनको सत्ता पर बिठा दे, ये सत्ता का भोग करें और मोदी जी वो विदेश घूमें। लेकिन इस तरह की समस्या है तो ये बता रहे हैं कि ये वाम दल वाले ऐसे हैं, ये कांग्रेस वाले ऐसे हैं। तो जनता ही इसका समाधान ढूंढे। जनता ने इनको प्रधानमंत्री बनाया, इनकी सरकार बनाई कि ये इन देश विरोधी, भारत विरोधी ताकतों से रक्षा करेंगे, इसलिए यानी इनको ये प्रधानमंत्री बनवाया। इनको श्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और उनकी सरकार बनाई। और जब ऐसे मौके आते हैं तो ये जनता से ही अपेक्षा करते हैं कि जनता ही इसका समाधान ढूंढे और वही इसका निदान करे। और ये सिर्फ जो है ऊंचे मन से बैठ करके मन की बात, सबका साथ, सबका विश्वास और झूठा राष्ट्रवाद और गरीब लोग जो है वो मरते रहें और गरीब किसान जो है वो यानी उनकी सब्जियां सड़ती रहें और वो आर्थिक तंगी के शिकार होते रहें। इनसे कोई मतलब नहीं है। इनको वोट मिल गया, सत्ता मिल गई और उसका भोग कर रहे हैं, विदेशों में घूम रहे हैं। और यदि कोई ऐसी और देश विरोधी जो ये हरकतें होती हैं, इसके पहले जब सीए पर हिंसा हुई थी तो कुछ भी नहीं करना, सिर्फ दिल्ली पुलिस को लगा दिया। वो भी सिर्फ चार्जशीट बनाई वो ताहिर हुसैन और अमानतुल्लाह को लेकर के। और इनका खतरनाक खेल तो देखिए, जिनको ये कहते हैं कि ये कांग्रेस वाले जो है वो नासमझी कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, वो राजनीतिक जमीन खोज रहे हैं। भारतीय आवाम ताकत दल कह रहा है कि भाई ये भारत विरोधी ताकतें हैं, ये भारत के भी खिलाफ और भारत के आवाम के भी खिलाफ ये ताकतें बिल्कुल सक्रिय हैं। और इनकी सारी जो है वो कारगुजारियां देश विरोधी हैं और भारत विरोधी हैं। इसके बाद भी ये इन ताकतों की रक्षा करते हैं। ये देखिए इनके गद्दारी। श्री मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं उनकी गद्दारी देखिए कि इन सारी देश विरोधी ताकतों की रक्षा करते हैं। किसी एपिसोड में बताया जाएगा कि ये रक्षा कैसे करते हैं। ये सोनिया को, राहुल को, प्रियंका को अच्छे बंगले और सिक्योरिटी के साथ, बीजेपी वाले यदि ये तर्क दें कि भाई जनता ने इनको चुना है, जनता के द्वारा चुनने का मतलब नहीं कि
देश की सुरक्षा के साथ जो जो खिलवाड़ करे, देश को जो अस्थिर करे, जो देश विरोधी ताकत हो, उसको उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई नहीं करना। सत्यता तो यह है, यथार्थ तो यह है कि इन सारी देश विरोधी ताकतों को मोदी जी उसकी रक्षा कर रहे हैं और उनको शरण दे रहे हैं। और आलम तो यह है कि जितनी भी भारत विरोधी ताकतें हैं उनके हौसले बुलंद हैं। देखिए, अभी ये बात अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि जो गद्दार था कन्हैया कुमार, आतंकवादी गद्दार कन्हैया कुमार, जिसने नारा लगाया भारत तेरे टुकड़े होंगे, नारा लगवाया जिसने भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। अभी वो बात ठंडी में नहीं हुई थी, तब तक वो जो खतरनाक पार्टी है शिवसेना, उसका जो मुखपत्र है सामना, वो करा कि इस देश के टुकड़े होंगे। दूसरा, भारतीय जनता दल ये कहना चाहता है कि दूसरा, यदि कोई भी प्रधानमंत्री होता और उसको इस मुल्क से मोहब्बत होती और इस मुल्क की हिफाजत की बात करता, और कम से कम कोई ये कहता है कि इस देश के टुकड़े होंगे और उसके दिमाग में ये उबाल आता, तो वो जो है जो सामना को भी बंद कर देता और जो उद्धव की सरकार को भी बर्खास्त करता और शिवसेना को भी इलेक्शन कमीशन से शिवसेना को भी इलेक्शन कमीशन से रिकॉग्नाइज या करवाता या उसकी मान्यता जो है वो छीन लेता। लेकिन नहीं, सारी भारत विरोधी ताकतों को पालना है, ये मंशा है मोदी जी की और बीजेपी वालों की। तो भारतीय जनता दल अपने मासूम किसान भारतीय भाई बहनों से यही अपील करना चाहता है कि आप इस सरकार के झांसे में मत आइए कि यह सरकार आपके लिए कुछ करेगी। ये बहुत ही निकम्मी, बहुत ही कायर, बहुत ही अराजक और बहुत ही जो है वो एनार्किक और कैटिक सरकार है। ये सिर्फ देश विरोधी ताकतों की रक्षा के लिए है। ये बात धीरे धीरे स्पष्ट हो रही है, साबित हो रही है। तो इससे कोई वो उम्मीद न करे कि ये उसकी रक्षा के लिए आएगी और उसकी भलाई करेगी। तो जिस प्रकार भारतीय जनता दल ने उन माताओं और बहनों को जो इस संकट और दुविधा में फंसी हुई थी, उनसे निवेदन किया, उनको समझाया और अपील किया इसी YouTube के माध्यम से, और उन्होंने इस बात को समझा और फिर और खास करके उसमें कोरोना का भी आक्रमण हो चुका था, उसका संक्रमण फैल रहा था। भारतीय जनता दल को यही चिंता थी कि यदि वो उसका आक्रमण और संक्रमण उन माताओं बहनों तक फैला और यदि वो इसकी शिकार हुई और उसी के साथ अपने परिवारों में गई तो वहाँ भी खतरा बढ़ जाएगा। तो इस सारी चिंताओं के चलते भारतीय जनता दल ने अपील किया था कि आप लोग उठ जाइए और इनके बुलावे मत आइए, कोई आपसे बात करने भी नहीं आएगा और जिन्होंने आपको भड़काया है वो भी नहीं आएंगे। अब आप सिर्फ जो है अपने सुरक्षित जो है अपने परिवारों में पहुंचिए। और भारतीय जनता दल को भारतीय जनता दल उन माताओं और बहनों का बहुत कृतज्ञ है, बहुत एहसानमंद है कि उन्होंने उनकी अपील को माना और जो है उस स्थान से उठ गई और सुरक्षित अपने घरों में पहुंच गई। तो भारतीय जनता दल इस जो है इस काम के लिए यानी किसी वो कृतज्ञता की अपेक्षा नहीं करता है, बल्कि उसने बहुत एक राहत महसूस की। और हमारे भारतीय भाई बहन
जब 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 किसी संकट से उबरते हैं, उनको राहत मिलती है और उनको मिलता है तो वही सुकून भारतीय अवाम ताकत दल भी उसी प्रकार का महसूस करता है। तो इस मामले में भी भारतीय अवाम ताकत दल अपने मासूम और भोले भाले किसान भाइयों से ये अपील करता है कि आप भी जो है जो वाम दलों के और ये एनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस और या खालिस्तानियों की साजिश से बाहर आ जाइए, सुरक्षित अपने अपने घरों में पहुंचिए और इस जाल से मुक्ति पाइए। अब एक ऐसे प्रकरण पर भारतीय अवाम ताकत दल ये चर्चा करने जा रहा है जो बीजेपी की असलियत के विषय में आप सभी को परिचय करवाएगा। एक YouTube देखा गया तो योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो एक महिला जो कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की समाज से वो भारतीय बहन थी, तो वो कह रही थी कि हमारा ये देश स्वामी विवेकानंद और सूफी संतों का है और यहाँ पर जो है गंगा जमनी तहजीब और हिंदुस्तानी एकता ही चलेगी, न दारुल इस्लाम न गजवाए हिंद का कोई झंडा गड़ेगा भी तो मैं उसको उखाड़ दूंगी और इसलिए मुझे वो हिंदुस्तानी होने पर गर्व है। इसके जवाब में योगी महोदय जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और जिन्होंने भारत के संविधान की शपथ ली है, वो उसके सामने कह रहे हैं कि हम भी तो यही कह रहे हैं कि भाई जिस स्वामी विवेकानंद की बात आप कर रही हैं उन स्वामी विवेकानंद के अनुसार हम भी कह रहे हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। इस संबंध में भारतीय अवाम ताकत दल श्री योगी जी का ज्ञानवर्धन करना चाहता है। जिस अल्प ज्ञान से उन्होंने ये कहा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, योगी जी ये आपके लिए चुनौती है। आप कभी अब दिखा दीजिए कि स्वामी विवेकानंद ने कभी ये कहा हो कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, बल्कि वो किसी भी पंथ से हमेशा दूर रहे। भारतीय दर्शन का उन्होंने परिचय कराया और उन्होंने ये कहा कि भारतीय दर्शन हुआ और भारतीय दर्शन की यही महानता है, वो ये सिखाता है कि सभी पंथों की इज्जत करो और जितने भी पंथ हैं वो अंतिम सत्ता जो एक ही है उसके पास पहुंचने के अलग अलग उसके रास्ते हैं। तो उस भारतीय दर्शन से हमारे स्वामी जी ने विश्व को पहली बार शिकागो में वो परिचय करवाया और उन्होंने इशारों में ये भी कहा कि हिंदू सनातन जो पंथ है उसकी भी महानता इसी में है कि वह दूसरे पंथों की इज्जत करे, न कि पुष्पेंद्र कुलशेख जैसे गिरोह को खड़ा कर दे जो दिन रात जो है एक पंथ विशेष के खिलाफ जो है वो अपमानजनक अभियान जो चला रहा है। पहली बात, और श्री योगी जी का ज्ञानवर्धन करने की यह भी आवश्यकता है कि स्वामी विवेकानंद ने यह कहा था और जरा इसी से समझ लीजिए योगी जी की स्वामी विवेकानंद
स्वामी विवेकानंद वो किस धर्म की बात करते हैं और किस धर्म पर वो बल देते हैं, जरा इसको भी समझ लीजिए योगी जी। स्वामी विवेकानंद ने ये कहा था कि मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसको अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। योगी जी आपने सुना, वो कहते हैं, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसको अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं, और इसी प्रभु की सेवा करना और इनकी सुख सुविधा का चिंतन करना ही हमारा धर्म है, और इसके आगे मैं किसी धर्म को नहीं मानता। जरा इसके मतलब को जरा समझिए। उनके कहने का तात्पर्य था कि मानवता, मनुष्य की सेवा करना ही उनका धर्म है, और इसके आगे वो किसी धर्म को, वो हिंदुत्व को भी नहीं मानते हैं स्वामी विवेकानंद। ये योगी जी इस अकाट सत्य को जान लीजिए और अपना ज्ञान बढ़ाइए। और हमको बड़ा दुख हुआ, और आपको भी शर्म आनी चाहिए कि उस जो इस्लाम आस्था इस्लाम आस्था वाले समाज की जो भारतीय बहन थी, वो कह रही है कि हमको हिंदुस्तानी होने पर गर्व है। शायद यदि भारतीय ताकत दल का ये संदेश पहुंच जाता है उसके पास, तो वो जरूर कहते हैं कि हमको भारतीय होने पर गर्व है। और उसी के सामने आप मुख्यमंत्री होकर के, और कौन मुख्यमंत्री, जिन्होंने भारतीय संविधान की शपथ ली है, और भारतीय संविधान के क्या बोलता है, हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। हम भारत के हिंदू लोग नहीं कहता हुआ है योगी जी। भारत का संविधान ये नहीं कहता है कि हम भारत के हिंदू लोग या हम भारत के मुस्लिम लोग, ये नहीं बोलता है। हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। वो भारत का संविधान ये नहीं कहता कि विद हिंदू या विद मुस्लिम। इस सत्य को जानिए, और उसकी शपथ लेकर के आप मुख्यमंत्री बने हैं। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद आप कह रहे हैं कि हमको वो हिंदू होने पर गर्व है। अरे ये तो निकम्मी सरकार है उनकी, मोदी जी की, जो कि न तो विजयन की सरकार को वो बर्खास्त कर पाई, न तो कैप्टन अमरिंदर की सरकार को बर्खास्त कर पाई, न तो गहलोत की सरकार को बर्खास्त कर पाई, न तो कमलनाथ की, न तो वो जो बघेल है भूपेश बघेल को, न तो ममता बनर्जी। ये सभी इन सबों ने, माने जो संसद के द्वारा जो कानून पास हुआ था, कृषि कानून हुआ, और इसके पहले सीए पर इन सबों ने अपने विधानमंडलों में उसके खिलाफ प्रस्ताव पास कराया था। और ये केजरीवाल तो उसी निकामापनी का आपको भी फायदा मिल रहा है कि आपकी सरकार जो है वो बर्खास्त नहीं हो रही है। वरना इस कथन पर कि आप भारत के संविधान की शपथ लीजिए कि, और जो संविधान आदेश देता है कि हम भारत के लोग, हम भारतीय नागरिक, और आप सरेआम कह रहे हैं कि हमको वो हिंदू होने पर गर्व है। और बुरा मत मानिएगा, उस इस्लाम आस्था वाले समाज की जो भारतीय बहन थी, उसने आपके मुंह पर तमाचा मारा, जो कि ये कह रही है कि हमको हिंदुस्तानी होने पर गर्व है। अब इससे अधिक शर्मनाक बात आपके लिए कुछ हो नहीं सकती। और मेरे पास भी इससे कोई इससे भयंकर कोई शब्द नहीं है इसको संबोधित करने के लिए। यदि और शब्दों की इजाद होती है तो वो शब्द भी शायद आपकी इस मैंने जो आपकी इस तरह की जो हरकत है उसके लिए वो छोटे पड़ते। तो ये असलियत है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की और उनके मुख्यमंत्रियों की, जो ये सिखाते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू है, शपथ लेते हैं उस संविधान की जो संविधान आदेश देता है हम भारत के लोग, मतलब हम भारतीय नागरिक,
हम भारतीय नागरिक का आदेश देता है संविधान, और ये मुख्यमंत्री और उस संविधान की शपथ लेने के बाद ये बेहयाई के साथ कह रहे हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और उसके सामने जो एक महिला, भारतीय बहन, और विशेष करके वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से संबंध वो रखती है, उसके सामने कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू है, और सौभाग्य से वो बहन कहती है कि नहीं, हमको हिंदुस्तानी होने पर गर्व है। ये देखिए चरित्र बीजेपी का और असलियत उनका, सबका साथ सबका विश्वास, ये इनकी असलियत है और उनके राष्ट्रवाद की असलियत है। ये हमारे देश के लोग जाने हैं, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा इनको पहचाने, हमारी आदरणीय भारतीय आवाम भी इनकी असलियत को पहचाने। कल ये सुधीर चौधरी जो कि अपने को राजभक्त दिखाने की कोशिश करता है, वो कह रहा था कि नेहरू की भूल, जिसने जो तिब्बत भारत में, सुधीर चौधरी महोदय, आपकी भारत के खिलाफ ये गद्दारी मानी जाएगी कि आप नेहरू जैसे खतरनाक गद्दार की गद्दारी को छुपाने की आप साजिश कर रहे हैं। और ये भारतीय जनता दल पूरी चुनौती के साथ और पूरे तथ्य के साथ आपको बताता है और ललकारता भी है। जिस नेहरू ने जो तिब्बत, जिसका क्षेत्रफल हमारे भारत के क्षेत्रफल का 2/3 है, और जिसमें जो ये नरसंहारी विस्तारवादी कम्युनिस्ट पार्टी तिब्बत में नरसंहार के द्वारा, मारकाट के द्वारा तिब्बतियों को मार करके जो है वो कब्जा कर रही थी, तो तिब्बत का एक शिष्टमंडल इस गद्दार नेहरू से मिलने आया। ये गद्दार नेहरू उस तिब्बत के शिष्टमंडल से मिला नहीं, बल्कि उसको वो इंतजार करवाया, और फिर इस गद्दार नेहरू ने एक चिट्ठी, जो कि उस गद्दार नेहरू का चमचा था के.एम. पनिकर के जरिए चिट्ठी जो वो माओ त्से तुंग को भिजवाया, जो वहाँ का शासक था चीन का, कि भारत चीन की तिब्बत के ऊपर सॉवरेंटी को मानता है, स्वीकार करता है। मतलब कि सारांश में उसका कहने का मतलब कि इस गद्दार नेहरू ने वो तिब्बत जो कि अपना शिष्टमंडल भेजा था कि वो भारत में मिलना चाहता है, चीन की नरसंहारी विस्तारवादी नीतियों से बचने के लिए और अपनी रक्षा के लिए वो भारत में मिलना चाह रहा था, इसलिए उसने अपना शिष्टमंडल भेजा था। और ये गद्दार नेहरू चिट्ठी लिख रहा है उस दुश्मन चीन को कि तिब्बत के ऊपर चीन का वो सॉवरेंटी, चीन की सार्वभौमिकता या आधिपत्य को भारत मानता है। तो इतनी खतरनाक भारत के खिलाफ गद्दारी को ये सुधीर चौधरी छुपा करके गद्दार नेहरू को क्यों बचा रहा है? और जो भी इन देश के गद्दारों को बचाएगा वो गद्दार होगा, गद्दार कहलाएगा। और फिर तो इसने जो है भारत की ही जमीन 40,000 वर्ग मील इसने युद्ध के बहाने ये
चीन को सौंप दिया। और कितना बेहयाई वाला तर्क दिया संसद में कि यदि 40,000 वर्ग मील अक्साई चीन चला ही गया तो क्या हुआ, वहां तो एक घास भी नहीं उगती। इसकी गद्दारी को के खिलाफ उस संसद में कोई बोला नहीं। एक महावीर त्यागी भी वो रक्षात्मक रूप से बोले कि मेरे भी सर पर बाल नहीं है। अरे कोई विदेश भक्त होता तो वो ये कहता कि अरे भाई, अरे नेहरू, तुम्हारे भी सर पर बाल नहीं है तो क्या तुम्हारा भी सर काट करके चीन को दिया जाए, ये जवाब था। लेकिन सुधीर चौधरी जैसे तमाम गद्दार पड़े हुए हैं जो कि नेहरू की गद्दारी को छिपाने के लिए। और ये सुधीर चौधरी तो कुछ नहीं है, सबसे बड़ा ये भारतीय जनता पार्टी बीजेपी है जो कि नेहरू की गद्दारी को छिपाने के लिए तमाम साजिशें कर रही है। ये नेहरू की गद्दारी, इंदिरा की गद्दारी, राजीव की गद्दारी और फिर सोनिया, राहुल, प्रियंका की गद्दारी को छिपाने की ये साजिश कर रही है ये भारतीय जनता पार्टी। इसको हमारा देश भारत और भारत की जनता, आदरणीय भारतीय भाई बहन, भारत की आवाम कभी भी माफ नहीं करेगी। इसका पूरा अकाउंट फार करेगी और हिसाब लेगी। इस मुगालते में न रहे बीजेपी। और ये जो एंकर हैं और जो टीवी चैनलों के, वो भी जान लें। और भारतीय जनता दल के यूट्यूब को लोग देखते हैं, माने मैसिव स्केल पर तो नहीं अभी देखा जा रहा है, लेकिन देश के हर एक कोने में छिटपुट लोग देखते हैं। ये बात सत्य है। और ये पार्टियां भी देखती हैं, और ये जो मीडिया के लोग भी देखते हैं। तो इस बात से इनकार नहीं है कि मैंने इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जी न्यूज़ या कोई और न्यूज़ वाला भारतीय जनता दल के यूट्यूब को देखता नहीं होगा, जरूर देखता होगा। तो नेहरू की गद्दारी को छिपाने के तमाम एजेंट जो है विभिन्न रूपों में और विभिन्न कारगुजारियों के द्वारा सक्रिय हैं। और आपको याद है कि ये परसों नरसों यही सुधीर चौधरी कह रहा है कि अभी भी दिल्ली में मुगलों के नाम पर तमाम सड़कें हैं। भारतीय जनता दल इस गद्दार सुधीर चौधरी से पूछना चाहता है कि भारत में जितनी सड़कें हैं, जितने संस्थान हैं, तो गद्दार नेहरू, गद्दार इंदिरा का नाम वो निकालना जरूरी है या मुगलों का? पहले वो बताए। उसकी नजर में गद्दार जो है ये नेहरू है कि नहीं है, पहले ये देश को बताए। वो पहले ये उसी साजिश का हिस्सा है कि मुगलों का नाम लेकर के इस्लाम पर आक्रमण करके एक ऐसा माहौल खड़ा किया जाए ताकि ये जो एनपीसी है, जो कि इस देश की सबसे खतरनाक और पूरे इतिहास में आप ढूंढ लीजिए, पूरे इतिहास में ढूंढ लीजिए, इतनी खतरनाक पार्टी, इतनी इतनी खतरनाक, मतलब भारत विरोधी बात हो रही है, भारत विरोधी, इतनी बड़ी गद्दार, इतनी बड़ी दुश्मन कोई और ताकत, कोई पार्टी और कोई होगी नहीं। सिर्फ उसी के पापों को छिपाने के लिए कभी सुधीर चौधरी, तो कभी जो है वो जो है पुष्पन कुलशेष गिरोह और असदुद्दीन गिरोह भी
असदुद्दीन ग्रोव एक बार भी नाम नहीं लेता कि ये नेहरू जो है कितना खतरनाक देश विरोधी है। असदुद्दीन ग्रोव कभी भी नाम नहीं लेता कि ये वाम दल वाले मुल्क भारत के कितने बड़े दुश्मन हैं। और जो बीजेपी साजिश तो कर ही रही है। बीजेपी राहुल को इस देश का गद्दार नहीं मानती है। जो राहुल डोकलाम के मुद्दे पर दुश्मन चीन के राजदूत से उस समय मिलता है जिसमें भारत और चीन के बीच में तनातनी और युद्ध जैसी स्थिति होती है, उसको ये भारतीय जनता पार्टी उस गद्दार राहुल को गद्दार नहीं मानती है। और इसने एक साजिश चला रखी है चारी ओर तमाम। अब देखिए ना कि वो माने नासमझी, कि वो नासमझ है, उसको अकल नहीं है, बोलने का शऊर नहीं है, मैनर नहीं है, शैली नहीं है, पप्पू है वो, लेकिन उस देश का गद्दार नहीं है। ये साजिश चला रही है बीजेपी। तो अपने देश के आदरणीय भारतीय भाई बहन खुद जरा इसको गंभीरता से सोचे कि जो देश के गद्दारों को बचाए, क्या वो गद्दार नहीं है, देश विरोधी नहीं है? कौन? जो ऊंचे मन से ये कहे राष्ट्रवाद, सबका साथ सबका विश्वास, मन की बात, ये सरासर धोखा ही धोखा है। भारतीय जनता दल इस भारतीय जनता पार्टी के धोखे से आगाह करना चाहती है कि ये वाम दल को पालने वाली ये बीजेपी, जेएनपीसी को पालने वाली बीजेपी, कोई पूछ सकता है कि कैसे पाल रही है? बिल्कुल कोई पूछ सकता है कि कहाँ पाल रही है। इसने इसी मोदी सरकार ने एक अच्छा सा दफ्तर बनाकर कम्युनिस्टों का जो है वो कनॉट प्लेस में दिया हुआ है। जब भी सर्वदलीय बैठक होती है, देखिए यदि किसी में देशभक्ति का जज्बा हो और ये समझे कि ये देश के शत्रु हैं, भले वो राजनीतिक पार्टी में इनको इलेक्शन कमीशन ने मान्यता दे दिया है, लोगों ने इनको चुन दिया है, लेकिन देश के दुश्मन हैं तो दुश्मन हैं, तो उनका ये बहिष्कार करते हैं। और इनके प्रवक्ताओं को, यानी जो देखिए कुछ मिसाल के तौर पर इनके प्रवक्ताओं को जो टीवी चैनल वाले बुलाते हैं, यदि थोड़ी भी देशभक्ति होती तो उन चैनलों को बंद कर देते। लेकिन आप लोग गौर से जरा देखिए कि इनके प्रवक्ता कम्युनिस्टों के प्रवक्ता के साथ खुशी खुशी बहस करते हैं और भीगी बिल्ली की तरह जो उनकी गालियां सुनते हैं और उनके आरोपों को झेलते हैं। इसलिए झेलते हैं कि जनता जो है वो उन कम्युनिस्टों या कम्युनिस्टों के प्रवक्ताओं की बात को सही माने। ये साजिश है बीजेपी वालों की। तो सबसे बड़ा ये कार्य है इस देश के लिए, एक तो भारतीयता का माहौल जो कि बराबर इस कोशिश में भारतीय जनता दल लगा है कि पूरे देश के लोग ये भारतीय जज्बे का एहसास करें कि हम स्वयं भारतीय हैं और हमारे देश के लोग हमारे भारतीय भाई बहन हैं। तभी ये बीमारी जो वो योगी जी ने चलाया है ना कि भाई गाड़ियों पर मत लिखो जाति का नाम, और कोई कह रहा था कि हम राजपूत हैं और अब आप चाहे जितने भी चालान काटिए, हम चालान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम मिटाएंगे नहीं। राजपूत हो चाहे ब्राह्मण हो चाहे कोई भी हो, सबको समझना चाहिए कि वो राजपूत खत्म हो गया, ब्राह्मण तो खत्म हो गया। हमारा असली वजूद है कि हम इस देश के भारतीय नागरिक हैं। उनको जितनी सुविधाएं इस देश में मिलती हैं सिर्फ इसलिए
कि उनको इस देश का भारतीय नागरिक के रूप में मिलती हैं, राजपूत के रूप में नहीं मिलती हैं, ब्राह्मण के रूप में नहीं मिलती हैं, मुस्लिम के रूप में नहीं मिलती हैं, भारतीय नागरिक के रूप में। सबको ये वो समझना पड़ेगा और पूरी ताकत से। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।